कैरियर एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी एंड द पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ कैरियर, उसमें चुनने का अधिकार कार्यकर्ता का है। हम जब भारतीय जनता पार्टी का से जुड़े अर्ली 80s में, तब मेरा आयु 18 साल नहीं हुआ, इसलिए पहले तो हमको पार्टी मेंबरशिप नहीं मिली। दोबारा जब आयु हो गया तो पार्टी ने हमको एक्टिव मेंबरशिप नहीं दी। गाय का तस्करी जो ऐसा उसका मात्रा था, तो शाम के समय कोई आदमी रास्ते से चल नहीं पाते थे, तो हमने डिक्लेयर कर दिया आज की बात से हमारा जो एरिया है एक भी गाय का गाड़ी नहीं घुसना चाहिए। ये इसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसी का कारण हमको चुनाव हारना पड़ा। तो ममता जी जब सत्ता में आए, उसका सामने एक ही स्लोगन था, द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोग वोट दिया था लोकतंत्र को प्रतिष्ठा करने। 40,000 शिक्षक की नौकरी बेच दिया। एक ऐसा डिपार्टमेंट का आप नाम नहीं बता सकते जिसपे अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो आज का पुलिस है वो कल का पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। जैसे भ्रष्टाचार और वायलेंस जो था, ये सीपीएम के समय भी था, उसका पहले भी था, उसके पहले भी था। ममता बनर्जी ने इस भ्रष्टाचार को तो मोनोपोलाइज कर दिया है और वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। She has betrayed the confidence of the people of West Bengal, which was posed on her. काल के कपाल पे तो लिख दिया गया, ठीक है, तृणमूल जा रहे हैं। और इसी का कारण अभी लूटमारी बढ़ गए हैं, मर्डर बढ़ गए हैं, तृणमूल को मार रहे हैं। इतना बड़ा बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए जो मैनिंग की जरूरत है वो संभव ही नहीं। उसमें 400 किलोमीटर तो ऐसा जगह है अनएक्सेसिबल। हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, हमारा मोहेश तला में जो पथराव हुआ, कारण क्या है? बच्चे लड़के। इस सारे समस्या का जड़ एक ही जगह है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंडिया। जो लोग सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी को जलाया था, जो लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को जलाया था, आग लगाया था, वही लोग ये इंदिरा गांधी का लाइब्रेरी तोड़ा। वही लोग मुर्शिदाबाद में आकर वही मानसिकता बच्चों का किताब को जला दिया। ये फंडामेंटल फैनेटिक इस्लामिक फैसिज्म है, इसको रोकना। इट्स अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट्स अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। किल इट बिफोर इट किल्स यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान हैं समीक भट्टाचार्य जी। आप भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस इंटरव्यू में मैं प्रश्न पूछूंगा और आपको समीक दा के हवाले से ही जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है कि जब मैं आपके घर आया तो ना ही तो मेरी कोई चेकिंग हुई, मैं सीधा घुस गया। मैं ये सब अपना सामान भी लेके आया तो ठीक ठाक था ये कई सारे बैगों में, तो इसमें तो हथियार भी हो सकते थे। और जितना हम देखते हैं, जैसे दिल्ली से जब बैठ के देखते हैं कि बंगाल में जो भाजपा के नेता हैं, इवन कार्यकर्ता तक जब असुरक्षित हैं, तो सबको सिक्योरिटी वगैरह भी मिली हुई है, मतलब जो नेताओं को कम से कम। और ऐसा मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को तो सिक्योरिटी मिलती होगी और साथ में राज्यसभा सांसद को भी। तो आपके पास सिक्योरिटी है, यहाँ नहीं दिखी, या आपने सिक्योरिटी नहीं ले रखी? और सिक्योरिटी नहीं ले रखी तो उसका कारण क्या है? क्या आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है? अच्छा, इसमें एक और मैं जोड़ दूं बीच में कि आप ही के कुछ शुभचिंतकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि समीक दा जो हैं बहुत ऐसे हार्डकोर पॉलिटिशियन माने जाते हैं और ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, तो विपक्षियों को खतरा, तो मतलब विपक्षियों के लिए आप खतरा हैं ही, तो आपको भी उनसे खतरा होगा। देखिए, तृणमूल के जमाने में मैं 3 बार पीट चुका हूँ। पीट चुके हैं? अच्छा। उसमें एक बार जब हमको पीटना चालू हुआ, हाँ, गाड़ी जब तोड़ दिया, तो तृणमूल का भीतर से ही 3-4 कार्यकर्ता बोलना शुरू कर दिया, नहीं इसको छोड़ दो। अच्छा, ये अच्छा आदमी है, मुकुल राय नहीं है। हाँ, तो मुकुल राय को मारने के लिए खड़ा था। हाँ, हमारा गाड़ी पहले चला गया, हमको मार दिया। हाँ, और सब महिला लोग झाड़ू लेकर खड़े थे, झाड़ू से मार रहे थे। अच्छा, तो बाद में और कुछ लोग हमको उस जगह से तृणमूल रेस्क्यू करके लेके चला गया। हाँ, इसका बाद भी तृणमूल कांग्रेस ने हमको और हमारा साथ जो लोग थे एक बार पीटा, तो उसका साथ खून भी बह गया शरीर से बहुत सारे। हाँ, जितना सारे सामान था हम लोगों के साथ, सब। एक किताब था वो छोड़कर सब कुछ लेके चले गए। अच्छा। जितना सारे सेलफोन्स था। सामने एसपी का ऑफिस था, हम लोग एसपी ऑफिस में गए। एसपी ऑफिस बोला नहीं, एसपी साहब नहीं है, देखा नहीं। तो एक भारत सेवा संघ के हॉस्पिटल है, उसमें पहुंचा और वो स्वामी जी का कृपा से हम लोगों का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट एड वगैरह जो करना है, एक्सरे, ये हुआ था। हम तो सिक्योरिटी रखने पे विश्वास नहीं करता। हम लोग कार्यकर्ता है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम क्या है? जनता को साथ लेकर उसका जो छोटा छोटा दुख है, दर्द है, उसको समझना, उसको एड्रेस करना।
उसका साथ रेसिप्रोकेट करना। हम्म, तो उसमें बीच में सिक्योरिटी आ गया तो कबाब में हड्डी बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो हम लेना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। हम्म, अगर पार्टी ने हमको बोला जी सिक्योरिटी लेना पड़ेगा हम्म, तो सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। ठीक। और व्यक्तिगत समीक भट्टाचार्य तो इसमें कोई जगह नहीं होता है। हाँ, पार्टी जैसे पार्टी चलाते हैं, ये तो एक सिस्टम है। और अध्यक्ष बनना ये तो एक कंटिन्यूटी है, प्रोसेस है। अध्यक्ष मतलब कुछ अलग नहीं है। हमारा पार्टी तो 365 दिन काम करता है, उसका सूची तैयार रहते हैं, काम की। सिर्फ मुख बदलते हैं, ठीक। लेकिन पार्टी का जो चलने का राह है वो नहीं बदलता है। ठीक तो ऐसे ही है, हम हम उस पर आएंगे। मैं देख रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जन्मदिन जो है वो 5 नवंबर 1963 का है, और आपने 8 साल की आयु में आप आरएसएस से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसके शुरुआती दौर में लेट 80s और अर्ली 90s में ही आप भाजपा से भी जुड़ चुके थे। तब भाजपा का जो पूरा वोट शेयर था वो मात्र 3% के आसपास का हुआ करता था। तो तब तो मतलब भाजपा में भी कुछ लोगों को छोड़ दें तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, पार्टी ने भी, कि हम कभी सत्ता में आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। और उस टाइम तो और बहुत सारी पार्टियां थी। तो आपकी आयु मेरे ख्याल से 16-17 साल रही होगी जब आप भाजपा से जुड़े होंगे। तो पहला तो आप कितने साल की आयु में जुड़े? 14 साल मेरे ख्याल से। 3% वोट शेयर वाली पार्टी को आपने क्यों चुना, और पार्टियां आपने क्यों नहीं चुनी? ये राजनीति में दो चीज होता है, एक मिशन और एक एम्बिशन। हाँ, तो हम लोगों को तो मिशन था, और दो चीज और भी होता है, जो कैरियर एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी एंड द पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ कैरियर। तो उसमें चुनने का अधिकार तो कार्यकर्ता का है। ठीक। हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े अर्ली 80s में, तब मेरा आयु 18 साल नहीं हुआ था। तो इसलिए पहले तो हमको पार्टी मेंबरशिप नहीं मिला। ठीक। दोबारा जब आयु हो गया तो पार्टी ने हमको एक्टिव मेंबरशिप नहीं दिया। कारण उसमें 25 मेंबर बनाना पड़ता था। अच्छा। और हमने 19 मेंबर बनाया था। हम कुछ समय मांगे थे, बोले नहीं तुम बाद में बनो, ये मेंबरशिप किसी बुजुर्ग को ट्रांसफर करना है। ठीक है। उसको एक्टिव मेंबर बनना जरूरी है। अच्छा। तुमसे उसका अहमियत ज्यादा है, तो इसलिए तुम्हारा मेंबरशिप उसका नाम पे हम लोग ट्रांसफर। आपका पहला त्याग, ये त्याग नहीं पार्टी है, के लिए त्याग नहीं, यही पार्टी है। हाँ, मतलब और पार्टी का जब जैसे हमको बोला गया हमने वो काम करी। ठीक है। पार्टी हमको चुनाव लड़ाया, ऐसे जगह पर चुनाव लड़ने के लिए हमको भेजा बोशीरहाट में। उस जगह में जमानत जब्त होना निश्चित था। तो पार्टी का पहले विधायक 1999 के बाद चुन के आए? नहीं, पार्टी अपने बलबूते पर हाँ, 1980 से जब पार्टी का जन्म हुआ, अपने बलबूते पर चुनाव जीतना, अपने मतलब समीक भट्टाचार्य का बलबूते पर नहीं, बीजेपी अपने बलबूते पर जो विधायक बना था वो मैं हूँ। बसीरहाट दक्षिण से एक उपचुनाव में हमने 2014 में चुनाव जीता। 2011 में पार्टी का वोट शेयर 3% था, और जब आप जीते हैं तब 31 दशमलव कुछ % वोट वो था। अच्छा, हाँ, पहले बता लीजिए, फिर मैं इसी में ऐड करूँगा। तो उसके बाद में हमने चुनाव लड़ा। उस समय कांग्रेस सीपीआईएम का गठबंधन हो गया था, तो जो वोट उसको मिला था गठबंधन के बाद वो दुगना हो गया और हम हार गए। ये तो टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसका बाद पार्टी जो हमको जो दायित्व दिया, जो काम करने के लिए बोले, हम पार्टी का साथ है। ठीक। जिस विधानसभा का जिक्र हुआ जिसमें आप बाई इलेक्शन में जीत के आए, वहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो है वो लगभग 41% के आसपास बताया जाता है। तो वो चुनाव मतलब पार्टी जीती कैसे, जहाँ 41% एक ऐसा वोट बैंक है जो माना जाता है, और माना क्या जाता है, मैं तो विश्वास भी करता हूँ, खैर मैं चुनाव नहीं लड़ता, ना मैं पार्टी का आदमी हूँ, कि वो वोट बैंक भाजपा को तो हराने के लिए ही वोट अधिकतर देता है। उसमें आपकी जीत का चुनाव सबसे में 2 ऐसा बूथ था जिसमें एक भी हिंदू वोटर नहीं है। तो दोनों बूथ से हमने लीड दिया था। अच्छा। उसका कारण था, उस समय बसीरहाट का चेहरा था जस्ट अफगानिस्तान। अच्छा। गाय का तस्करी जो ऐसा उसका मात्रा था,
जो शाम के समय कोई आदमी रास्ते से चल नहीं पाते थे, सब गाड़ी का ट्रक घुसा था। तो हमारा जो गृह मंत्री है वो बचपन से हमको जानते हैं, राजनाथ सिंह जी था, हम उसके पास गए। अच्छा। जब हम इधर चुनाव जीते हैं और राजनाथ जी कुछ तो करना है, बीएसएफ को टाइट करिए, तो हमने डिक्लेयर कर दिया आज की बात से हमारा जो एरिया है बसीरहाट इस जगह बसीरहाट दक्षिण में एक भी गाड़ी नहीं घुसना चाहिए, और आज तक एज ऑन डेट एक भी गाड़ी नहीं घुसा। वाह, ये इसको वेरीफाई किया जा सकता है जाके? इसी का कारण हमको चुनाव हारना पड़ा। अच्छा। हम हार गए तो वेरीफाई लेकिन हो ये गया। भी हुआ, आप बसीरहाट में चले जाइए मेरा नाम लेकर के, एक भी मुसलमान कार्यकर्ता, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का हो या पॉलिटिकल हो या कम्युनिस्ट हो, वो हमारा खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज भी हम जब बसीरहाट में घुसते हैं तो पहले घुसने से ही एक मुस्लिम बहु ले लगा उसको, उस लोग हमको जबरदस्ती वहाँ हमारा गाड़ी रोकते हैं, हमको उतारते हैं, हमको चाय पिलाते हैं, तब विदा करते हैं। तो ऐसा रिलेशन है। कारण इसका आपका कुछ व्यक्तिगत? हाँ, वो जो लोग काम लेकर आए थे सब उन्होंने हम किया। वो तो कुछ लोग तो हमको उधर फरिश्ता भी बोलते थे, लेकिन वोट नहीं दिया। बोले समीक भट्टाचार्य आदमी तो अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है, इसलिए वोट नहीं देता। वो निर्दलीय खड़ा हो, हम लोग जिता देंगे, दायित्व लेकर जिता देंगे, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, कि निर्दलीय लड़ते तो जिता देते? हाँ, निर्दलीय लड़ते तो बसीरहाट विधानसभा से हमको जिता देते। लेकिन एक बात ये भी मानना पड़ेगा आपको, जो पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ निर्दलीय कोई विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है, पार्षद भी नहीं जीतते हैं। ठीक, ये तस्करी वाला जो सवाल था मैंने ये लिख रखा है, उस पर हम आएंगे ही। उससे पहले मैं ये जैसे थोड़ा एक जनरलाइज सवाल मैं पूछ रहा हूँ सारे शुरुआत के। आप जब पार्टी से जुड़े, लेट 80s कह लें, अर्ली 90s कहें, तब बंगाल में पोलित ब्यूरो की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी। फिर आपने टीएमसी का भी शासन देखा। इन दो शासनों ने बंगाल में क्या कुछ बेहतर किया या बंगाल को बर्बाद ही किया? और फिर जैसे दोनों का ही लंबा शासन हो चुका है, दोनों में से कौन से वाले ने ज़्यादा बेहतर तरीके से बंगाल को बर्बाद किया? हु वॉज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन दोनों में, अगर चूज करना पड़े? देखिए, पहले तो हम आपको एक बात दोहराना चाहते हैं, जब मैं अर्ली 80s से पार्टी में। ठीक है, हाँ, सॉरी, लेट 80s में। एक दूसरा बात है, सीपीआईएम की एक फिलॉसफी थी, वो गरीब को गरीब बना के रखना चाहता था। ठीक है। और उसका स्लोगन यही था, हमारा लड़ाई है अमीरों का खिलाफ, अमीरों का खिलाफ या गरीबों का लड़ाई है। ठीक है, इसलिए वोट दीजिए। मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म, मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म, हाँ, ये एक कारण है। दूसरा कारण है, जहां भी कम्युनिस्ट चले आते हैं उस जगह में एक दूसरा टाइप का पोलराइजेशन तैयार हो जाते हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को आप देखिए तो ये जो संसदीय राजनीति है, ये उसका चॉइस नहीं, कंपल्शन है। ठीक, हाँ, मतलब वो इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन बट फिर भी हाँ ऑप्शन ही वो है, तो अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो यहाँ है। तो इसलिए उसका हेजीमोनी एस्टेब्लिश हो गया। तो ममता जी जब सत्ता में आए, उसका सामने एक ही स्लोगन था, द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बातें तो बहुत करती थी उन्होंने, कलकत्ता को लंदन बना देंगे, दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना देंगे, दीघा को गोवा बना देंगे, लेकिन इस सब पे वोट नहीं हुआ। वोट जो हुआ वो 34 साल में सीपीआईएम के जो मिसडीड एंड मिसरूल था उसका खिलाफ वोट हुआ। लोग वोट दिया था लोकतंत्र को प्रतिष्ठा करने के लिए, दोबारा स्थापित करने के लिए वो वोट हुआ था। बट she has betrayed the confidence of the people of West Bengal, which was reposed on her. यही ममता जी का सबसे बड़ा हैसियत है। और आज पश्चिम बंगाल का पूरा समाज को एक खुला बाजार बना दिया। 40,000 शिक्षक की नौकरी बेच दिया गया। एक ऐसा डिपार्टमेंट का आप नाम नहीं बता सकते जिसपे अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, या एक भी डिपार्टमेंट ऐसा एक तो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। हमारा मुख्यमंत्री का जो सीएमओ ऑफिस है, उसका ग्रुप डी जो स्टाफ है, उसको लेकर भी लोग धरने में बैठे हुए हैं कि इसमें भी धांधली हुई है, इसमें भी धांधली हुआ है। जो आज का पुलिस है वो कल का पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। अच्छा, पुलिस जो लोग परीक्षा दे या सारे टेस्ट में पास हो चुका है, उसका
रिजल्ट भी निकल चुका है, हम्म, लेकिन उसका दाखिला नहीं हो रहा है। तो ठीक। वो लोग अगर धरना दे रहे हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं, क्यों देर हो रहा है, हम्म, तो उसका जो प्रदर्शन है उसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है। हम्म, ऐसा स्थिति है। ठीक। तो इसमें जहां तक करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज सिनोनिमस, करप्शन और तृणमूल कांग्रेस इज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का फिलोसॉफी है जो जीता वो सिकंदर, ठीक और तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है बूथ पे हमको लीड चाहिए। ठीक। मान लीजिए किसी आदमी ने, चाहे वो डाकू हो, चोर हो, या कोई प्राध्यापक हो, या कोई हुडलुम्स हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हमको बूथ पे हमको बढ़त बूथ चाहिए। पे जो बढ़त दे सकते हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक। और उसको पुरस्कृत किया जाता है। एक जो लोग बंगाल की राजनीति को करीब से ऑब्जर्व करते हैं उनका ये कहना है कि जैसे भ्रष्टाचार और वायलेंस जो था ये सीपीएम के समय भी था, उसका पहले भी था। उसके पहले भी था। ममता बनर्जी ने इस भ्रष्टाचार को तो मोनोपोलाइज कर दिया है और वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं कि दवाइयाँ बांग्लादेश में थोड़ी बनानी कठिन है या महंगी है, तो यहाँ से लोग ले जाके बेची आते थे। अभी उस पर क्या हो गया कि टीएमसी का ही आदमी वो करेगा। जो गौ तस्करी होती है, जैसे बशीरहाट दक्षिण से आपने बताया कि आप जब तक थे वहाँ नहीं हुआ, बट ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है जो एक गाय की तस्करी होती है अक्रॉस द बॉर्डर। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बेधड़क क्राइम करते हैं और उसके बाद वो बांग्लादेश भाग जाते हैं, बॉर्डर इतने पोरस हैं। इसी से जुड़ा जो तस्करी वाले सवाल से ही ये भी है कि अभी दिल्ली में, गुड़गांव में, ऐसी जगहों पे जिन पे शक है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है। एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो सब बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं ये मेजरली घुसते कहाँ से हैं देश में, क्योंकि ये डायरेक्ट दिल्ली में तो प्रकट हो नहीं सकते। तो क्या केवल ये असम बॉर्डर से घुसते हैं या ये घुसपैठ बंगाल बॉर्डर से भी होती है? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारा 4007 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। उसमें पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ आधा है। बॉर्डर बंगाल से जुड़ गया। तो वो बॉर्डर पोरस है, फुल ऑफ वाटर बॉडीज है, और इतना बड़ा बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए जो मैनिंग की जरूरत है वो संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। उसमें 400 किलोमीटर तो ऐसा जगह है अनएक्सेसिबल है। नदी है, हाँ, नदी का उस पार बांग्लादेश, इस पार इंडिया। तो आप कैसे उसको बैरियर उसमें कैसे लगाएंगे? संभव नहीं है। ठीक है। तभी ये संभव होगा घुसपैठ बंद करना अगर स्थानीय जनता के अंदर जागरूकता पैदा हो जाए, एक आम सहमति बन जाए सारे पॉलिटिकल पार्टीज का कि हम लोग किसी भी हालत से हम ये घुसपैठ को मदद नहीं करेंगे। ये संभव है ऐसी सहमति और बनना? सेंट्रल एजेंसीज, बीएसएफ, एसएसबी जो भी है, उसका साथ स्टेट पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करे। ये नहीं होने से घुसपैठ कभी बंद नहीं हो सकता है बंगाल, त्रिपुरा और असम में। ठीक है। ये वास्तविक स्थिति ये है, इसको समझना पड़ेगा। अब जाइए, रोहिंग्यास आर ओनली वेलकम गेस्ट इन वन स्टेट ओनली, दैट इज वेस्ट बंगाल। रोहिंग्यास को बुला रहे हैं बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया। हम तो शुरू से उसका विरोध कर रहे हैं। जब हमारा वोट फीसदी 1% था तब से विरोध कर रहे हैं कि देयर इज अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन इंडिया। ठीक है। ये बिना युद्ध में ये देश को दखल करना चाहते हैं। जो लोग किसी समय इस देश को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर ये देश छोड़कर चले गए, जो लोग कलकत्ता के रास्ते पर खड़ा होकर स्लोगन लगाए थे, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, अच्छा, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा। तो जो लोग धर्म के आधार पर एक अलग देश बना लिया, चाहे दुनिया में मुश्किल से आपको किसी देश मिलता जो धर्म के आधार पर बनाओ, उसी जमाने में देयर इज ओनली वन स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आज हालत क्या हुआ पाकिस्तान का? क्या धर्म का नाम पर वो बांग्लादेश को रोक पाए? बांग्लादेश तो अलग हो गया, बांग्लादेश का जन्म हो गया। अभी पाकिस्तान में देखिए, कहीं भी ठीक है, हाँ, वही स्थिति राष्ट्रप्रधान 5 साल तक रह नहीं सका। बिल्कुल।
आज उसका अंदरूनी हालत खराब है, इतना भयंकर गरीबी है, इतना भयंकर बेरोजगारी है, और प्राइस हाइक जिस जगह पर पहुंच गए वो तो सोचने का बाहर है। फिर भी उसका जो स्टेट डॉक्ट्रिन है वो है रिलीजन, रिलीजन नहीं, हाँ, देयर शुड बी 1000 कट्स। हाँ, इंडिया विल ब्लीड बाय 1000 कट्स, जो उनका अच्छा, उसका जो रीजन भी है, जैसे जो ये आपने जो लाइन बोली, ये वहीं के जनरल की, ये जिया की बात थी, ये उनकी जो थियोलॉजी है ये वहाँ से आता है, बहुत बेसिक है। मतलब आज की डेट में इंटरनेट में अब ये चीज़ें छुप सकती नहीं है और लोग जान रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट वहाँ उनके फंडामेंटल्स में है। मैं आपसे जैसे एक ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बोला कि जब तक सारी पार्टियाँ ये आम सहमति नहीं बनाएंगी कि हमको ये इन्वेजन रोकना है, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, तब तक एक तो ये नहीं रुकेगा। दूसरा, पोरस बॉर्डर है 2200 से ज़्यादा किलोमीटर का, तो उसको हम फेंसिंग नहीं कर सकते। तो मुझे दादा ऐसा लगता है जो भारत की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है कि अब सारी पार्टियां किसी एक मुद्दे पे सहमत होते हुए तो नहीं दिखती, और जिसमें एक उनका खास वोट बैंक इन्वॉल्व हो जिसमें उसका नुकसान होता दिखे, तो वो वाला तो गया। दूसरा जो आपने बोला कि पोरस बॉर्डर है, तो कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म हो सकता होगा कि ठीक है, जैसे नदी वाला ही है, जैसे 400 किलोमीटर का, तो मैं कह रहा हूँ नदी 400 किलोमीटर का नहीं है, दूसरा भी हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं जो भी पोरस एरिया है, कहीं तो एक ऐसी दीवार बन सकेगी, कोई वायरिंग हो सकती होगी जो उधर ही उधर रख दे, बेशक हमको थोड़ा उधर का ही करना पड़े। देखिए, भारत सरकार बहुत तरह की कोशिश कर रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी लाए जा रहे हैं, लेकिन करप्शन इज अ बेसिक मीनस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। करप्ट लोग भी होते हैं जो उसको मदद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप के भीतर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाए, तो एक दिन ऐसा आएगा ना जब जनता कलर पकड़कर वो कंसेंसस बनाएगी। ये होने वाला है। और पश्चिम बंगाल की जनता अभी जाग उठा है। बांग्लादेश का जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, हमारा महेशतला में जो पथराव हुआ, इसका कारण क्या है? बच्चे लड़के 12 साल से 14 साल उम्र है, वो पथराव कर रहे हैं हिंदू का घर पर। बिल्कुल। जिस शिक्षक का पास उसका कोचिंग क्लास में पहले पढ़ने जाते थे, एक दिन पहले शाम को जिस जगह बिता कर आए थे, उसी शिक्षक को तलवार लेकर उसी के ऊपर हमला हो रहा है। तो ऐसा तो देखना नहीं। हिंदुस्तान में एक ऐसा घटना आप बता दीजिए हमको, जो एक हिंदू महिला बीएसएफ का सामने खड़ा होकर बोल रही है, जब हमको गोली मार दीजिए, मेरा सीना छल्ली कर दीजिए, आपका गोली से मरना हम पसंद करेंगे, लेकिन हमारा शरीर, हमारा बलात्कार जो हो रहा है वो हम नहीं, किसी दूसरे हाथ से गंदा हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। तो ये तो जहर व्रत का समय है, मिडाइवल एज का उसी युग को हम लोग को याद दिला रहा है। आज वही स्थिति है पश्चिम बंगाल का। हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे, पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ठीक है, इसी से मैं पूछ लेता हूँ, ये बाद में सवाल आना था। मुर्शिदाबाद हुआ, संदेश खाली हुआ, उसके अलावा भी जैसे रामनवमी का जुलूस वगैरह होता है तो ये पथराव और ये सब घटनाएं होती हैं। आरजी कार हुआ, मेडिकल हॉस्पिटल वाला जो, एक दादा लोगों का ये कहना है कि बंगाल, जो आप भी बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये तो मिडिवल एज का है, मतलब ऐसा 500 साल पहले होता था जब बर्बर ऐसे था। लोगों का ये कहना है कि इतनी बर्बरता के बाद भी केंद्र सरकार इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है कि ये सब तो तभी हो रहा है ना जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। स्टेट हैज फेल्ड, बंगाल का जो स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बोलकर कुछ चीज ही नहीं है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज एनर्की। तो प्रेसिडेंट रूल आने में क्या समस्या है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नीतिगत रूप में हम किसी भी चुने हुए सरकार को 356 इंपोज करके गिराने का पक्ष में नहीं है, लेकिन वी डू बिलीव that it is a total breakdown of constitutional and machinery. Now the custodian of the constitution, they should intervene. कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, they should intervene. ऐसा लोगों का कहना है, मानना है। हम लोगों को पूछते हैं लोग, क्यों नहीं 356 जारी हो रहे हैं? पूछना बनता भी है, तो लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो हम ऑपरेशन सिंदूर लेकर के हम तो गए थे विदेश, हमारा लक्ष्य भी दूसरा था। हम तो कोई घरेलू पॉलिटिक्स करने के लिए, कोई वार्तालाप करने के लिए उधर नहीं गए थे। लेकिन जब डायस्पोरा मीट होता, सारे इंडियंस जब एक जगह चला, सिर्फ बंगाली नहीं, पंजाब का निवासी, गुजरात का निवासी,
दिल्ली निवासी जो भी है, हम्म, बेनारस में रहने वाला एक आदमी पूछ रहे हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल सरकार अभी है तो फिर से बांग्लादेश बनने जा रहा है। बिल्कुल। बोले आप घर कहाँ है आपका? हम्म, बोले बनारस में। अरे उसका पहले क्या था? बोले नहीं, हम लोग आदि यहाँ का हाँ हाँ, बनारस के ही हैं। बनारस का ही है, हम्म। हम लोग किसी बाहर से नहीं आए, हम हम्म। बनारस का ही है। लेकिन वो तो हिंदी भाषा भाषी है, हम्म। वो तो बंगाली नहीं है। लेकिन वो लोग भी आज बोल रहे हैं जब प्रेसिडेंट पश्चिम रूल क्यों बंगाल- नहीं लग रहा है? बांग्लादेश ने प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा हम्म। सकते? तो इसका उत्तर, आई एम इनकॉम्पिटेंट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। हाँ, बट क्योंकि सो फॉर देखिए, हम लोग ममता जी को हम लोग शहीद बनने नहीं देंगे। अच्छा, ये भी हम पार्टी लोग- को लगता है कि वो शहीद बन हम लोग ममता जी को शहीद बनाना नहीं चाहते हैं। हम्म, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक नेचुरल पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी भी देश में, चाहे वो राष्ट्रीय कर सत्ता हो या किसी राज्य में, फेडरल सिस्टम में, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिएक्शन का कारण सत्ता में चले आए ठीक है। और उसका एक ही लक्ष्य है हम्म, कि सिर्फ हमको विरोध करना है। पहले तो 5 साल ये बोलकर चला दिया जो तृणमूल क्या क्या किया सीपीएम ने 34 साल से, ये तो भाषण चला 2016 तक। उसका बाद शुरू क्या हुआ? उसका बाद शुरू हो गया मोदी जी का खिलाफ। किसी भी केंद्रीय सरकार का सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा भी उसका नाम बदल दिया जाएगा। ठीक। जैसे पीएम विश्वकर्मा, ये किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो छोटे छोटे कुछ जूते का काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं, इस पेशे से जो लोग जीवित है उन लोगों को फायदा होता। लेकिन उसके लिए जो लागू नहीं कर रही, लागू नहीं कर रहा है, उसके लिए जो जो काम करना है वो कर नहीं रहा है। ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं? ऐसा बहुत सारे योजना है। बहुत पीएम सारे। जनमन है, ठीक। पीएम श्री है, पीएम सूर्य घर है, आयुष्मान भारत है। ये भी नहीं लागू कर रखी है लागू आयुष्मान नहीं करने भारत। दे रहे। तो लोग इलाज कैसे कराएंगे फिर, जिसको मतलब? अभी उधर का तृणमूल का एक स्वास्थ्य साथी बोलकर एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, ऐसा उन्होंने अपना ऐसा बनाया। उन्होंने बनवाया है। ठीक। लेकिन जो बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल है जनता के लिए, उसको लागू नहीं कर जरा रहे हैं। घपला है। लोग है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य साथी का कार्ड। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं लेते हैं। ठीक। छोटे नर्सिंग होम पे चले जाइए, स्वास्थ्य साथी दीजिए, ठीक वो है। बोलेगा डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे है, कुछ हो जाएगा, पेशेंट को हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसा स्थिति है। ऐसी चल रही है। ये जो मैंने प्रेसिडेंट रूल वाला आपसे पूछा था, उसका एक विशेष कारण ये भी था कि कार्ल पॉपर करके एक बहुत बड़े थिंकर हुए, उनकी एक किताब है, उसमें वो लिखते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस पे, कि हम टॉलरेंट हैं, लिबरल हैं, हम ऐसा हमारी नीति है, हम नहीं मानते कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, किसी को बर्खास्त करें। बट वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि टॉलरेंस ऑफ द इनटॉलरेंट विल अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द टॉलरेंट वन। भाई आप सहते जाएंगे, वो सामने वाला फिर जिस दिन हावी हो गया तो वो आपको वहाँ से लेके चला जाएगा। ये एक कारण था मेरा सवाल पूछने का। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आता है 2018 का बंगाल का पंचायत चुनाव। जिन लोगों ने उसको देखा, उनका ये कहना था कि जैसे बूथ कैप्चरिंग बहुत छोटा शब्द है उस पंचायत चुनाव में जो ममता ने किया वो बताने के लिए। थोड़ा सा उस पंचायत चुनाव में क्या हुआ था उसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा पंचायत चुनाव जो होता है वो सिंबल पे लड़ा जाता है। दूसरा, पंचायत चुनाव जो होता है वो हमारा राज्य चुनाव आधिकारिक उसके अंडर में। तो पंचायत चुनाव में क्या होता है, पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स, तृणमूल कांग्रेस हुडलुम्स, वो पहले विपक्ष नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सके इसका व्यवस्था कर देते हैं और पुलिस उसका साथ देते हैं। अच्छा। मान लीजिए जिस जगह में आकर किसी एसडीओ के ऑफिस में ये किया, आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको फॉर्म दाखिल करना है, उसका सामने बैरिकेड कर देते हैं। ठीक है। गांव-गांव में घुसकर डराते हैं, धमकाते हैं। और 50% रिजर्वेशन है, 50% महिला चुनाव लड़ती है। उसका हस्बैंड को जाकर बोलते हैं रेप थ्रेट है, वहाँ घर को आग लगा देंगे, काम बंद हो जाएगा, अगर ये करेंगे तुम्हारा राशन पानी बंद करेंगे, ऐसा करके चुनाव होता है। और इस बार का जो पंचायत चुनाव हुआ, लास्ट पंचायत चुनाव, उसमें तो उससे भी ज्यादा सब हाथ पार कर चुके थे। अभी बीडीओ को इस काम पे लगा दिया था। हमारा एक महिला पंचायत पांचला में जो चुनाव लड़ी थी, 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ रही, उसका एक बच्ची है 3 साल की। वो बच्ची को घर पे रखकर काउंटिंग स्टेशन पे आया, दोपहर 1:30 बजे उसका कंप्लीट हो गया जिला परिषद का चुनाव।
उसका उनको 3,500 का लीड मिला। तो उस सर्टिफिकेट दीजिए, घोषणा कर दीजिए। बोले थोड़ा वेट करना है, कुछ कारण है, लेट हो रहा है। तो रात 1 बजे तक वेट करती गई। रात 1 बजे घोषणा हो गया, कि वो हार रिकाउंटिंग हुआ और वो 1100 वोट से हार चुका है। तो ऐसे जो 3,500 वोटों से जीत चुकी थी। चुका। तो ऐसा हजारों घटना है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। तृणमूल कांग्रेस किसी का आलोचना वो सहन नहीं करते। और इसी महिला को नग्न करके परेड भी निकाली गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पांचला में ही जो कोई थी भाजपा की कार्यकर्ता। ये दूसरा बहुत सारा ऐसा घटना है। अच्छा, ये कोई नया नहीं है। 2014 साल में जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव का मोदी जी सत्ता पे आए, तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, उसमें 6 मुसलमान को मार दिया गया। कारण क्या है? कारण इलाम बाजार ब्लॉक का एक मुसलमान, वो कोई पैसा वाला नहीं था, कोई जमींदार नहीं था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। वो एक भारी सामान ट्रक से उतारने का काम करता था। छोटा जमीन था जिससे उसका पेट नहीं भरता था। उसका 2 बेटी थी। बड़ा बेटी का शादी हुआ था, उसी दिन ही घर पे आए थे। पहले ही बोल दिया गया, अगर तुमको पार्टी करना है तो यह तृणमूल करना है। तो वो सीपीएम करते थे। तो एक अनपढ़ आदमी सीपीएम का जुलूस में जाते थे और तृणमूल का अत्याचार देखकर, और भाजपा इसको हरा सकते हैं मोदी जी को देखकर, उन्होंने बीजेपी का झंडा ले लिया। तो उसको बोलो झंडा फेंको। तो उन्होंने खुलेआम बाजार में खड़ा होकर बोला, हम बार बार बाप नहीं बदलते हैं। अच्छा। अभी जब हम जाएंगे, मिट्टी का साथ मिल जाएंगे, तो हमारा ये हमारा झंडा हमारा सीने के ऊपर लेकर जाएंगे। तो बेचारे खाने पे आकर बैठा था, तो उसको घर से उठा लिया। उसका बीवी उसका बेटे को बोला, यहाँ से तुम अपने मामा की घर भाग जाओ, पीछे का दरवाजे से। बेटा भाग गया। इसको उठा के एक लाइट पोस्ट पे उसको लटका के बांध दिया। और उस समय पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर पांडे बोलकर वहाँ प्रेजेंट था, इलाम बाजार थाना। 2 पुलिस भी था। पुलिस एक दर्शक बन के रह गए। बीवी भाग के आई, बीवी का कपड़ा उतार लिया। बीवी नीचे पड़ा हुआ, उसके पेट पे इतना लाभ, तो ही चॉप्ड इनटू डेथ। धीरे धीरे उसको काट दिया गया। और उसका 2 बेटी वो भी निकल कर आए। एक फोन आया, जो लोग ये काम कर रहे थे, तो बोला देख बीजेपी करने से क्या होता है। 2 बेटियों को पूरा नग्न करके नूट पैरट करने का स्थिति में आ गया। तो सामने एक वीरभूम 2014 में तो सामने एक तलब था, उसमें ये लोग कूद गया और ऐसे करके शरीर को थोड़ा ढका पानी से। तो वेरी नेक्स्ट डे सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच गया। एक ऐसा घटना हुआ। और भाजपा जैसा पार्टी का झंडा लेकर के मुसलमान मर गया, ये तो बड़ा न्यूज है। आश्चर्यचकित लोग तो है। भाजपा तो मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दिया, ऐसा प्रचार है। लेकिन मुसलमान मर गया झंडा लेकर के, ये कैसे हुआ? तो जाकर के वो 2 बेटी उसको बोल रहे हैं, ये हमारा जो इज्जत है ना, कोई इंसान ने नहीं बचाया, पुलिस नहीं बचाया। अगर कोई बचा है तो ये तलब का पानी। पुलिस रिपोर्ट दिया, वी हैव बीन ओवरपावर्ड, हमारा कुछ करने का स्थिति में हम लोग नहीं। पुलिस ने बोला, ये पुलिस ने बोला। उसका वेरी नेक्स्ट डे तृणमूल कांग्रेस पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस जाकर के बोला, ये तुम्हारा जो भाई है उसमें पंचायत में एक नौकरी दे देंगे और हम लोग 10 लाख रुपया तुमको दे रहे हैं, तुम ये सारे बयान FIR करो, इसको विड्रॉ करो। तो उन्होंने बोल दिया कि हम, हमारा पिता का हत्या जिन्होंने किया, हम उसका सर हमको चाहिए, उस सिर हमको चाहिए, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज भी वो बीजेपी में है। उसके बाद 5 मुसलमान का खून हो गया। पश्चिम बंगाल में अगर पिछले 3 साल की रिकॉर्ड आप देखिए, पिछले 3 साल उसमें हमारा कार्यकर्ता भी का भी खून हुआ था। लेकिन जो पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 90% है तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स जो मारे गए पिछले 3 सालों में। और उस 90% का भीतर 95% है मुस्लिम। अच्छा, मर रहे मुसलमान, मार रहे मुसलमान। स्थिति कौन पैदा कर दिया? तृणमूल कांग्रेस। और हर एक मृतक के परिवार का एक ही मांग है, सीबीआई का जज होना चाहिए। वो कोई भी ये नहीं बताया आज तक
जो अपोजिशन पार्टी बीजेपी के हाथ से ये हत्या हुआ है, इसके लिए जो ये किया वो तृणमूल कांग्रेस का है। ठीक। तो तृणमूल आपस में लड़ रहे हैं। तृणमूल का पार्टी खुलेआम ये घोषणा कर गुंडागर्दी दिया, टाइप्स कर रहा है। घोषणा कर दिया ये पैसा उठाओ 25% दे दो, बाकी जो करना है बाकी 75 पैसा ठीक। 1 रुपया में तुम कैसा करोगे वो देखो। और अभी जब तृणमूल देख रहे हैं, जब अभी जा रहे हैं तृणमूल, दुनिया का कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो तृणमूल को बचा सकते हैं। अच्छा, जा रहा है तृणमूल जा रहा है, ये निश्चित है। ठीक है, ये काल के कपाल पे तो लिख दिया गया। ठीक है, तृणमूल जा रहे हैं और इसी का कारण अभी लूटमारी बढ़ गए हैं, मर्डर बढ़ गए हैं, तृणमूल को मार रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि वो चुनाव जो बंगाल पूरे उसमें परिदृश्य में आया, 2021 का विधानसभा चुनाव, जो लोग उस चुनाव को काफ़ी देखते थे, हमने देखा रिजल्ट आने के बाद, जो लोग ग्राउंड पे थे उनका कहना था कि 2020 दिसंबर तक ग्राउंड की स्थिति ये थी, यदि कुछ विधानसभाओं को छोड़ दें तो कम से कम 95% बंगाल की हर विधानसभा पे जो विजिट हुआ था, सर्वे हुआ था, उसमें, और वो कोई पेड ऐसा सर्वे नहीं, प्रोपोगेंडा वाला नहीं था कि उनको कुछ बेचना है कहीं जाके, उन लोगों का ये आकलन था कि भाजपा के पक्ष में माहौल है और भाजपा जो है वो चुनाव निकाल सकती है। फिर अचानक 3-4 महीने में पता नहीं क्या हुआ, स्थितियां बदली और भाजपा चुनाव में बहुमत नहीं ला पाई, हार गई। पहला तो ये कि ये क्या हुआ, क्या ये सही में स्थिति ऐसी बदली या नहीं मान रहे थे आप लोग भी कि हम जीतेंगे? नहीं, ऐसा समय ऐसा लग रहा था दिसंबर जनवरी महीने तक तृणमूल जा रहे हैं और हम लोग का हम आ रहे हैं, भाजपा आ रही है, ऐसा स्थिति था बंगाल में। लेकिन बाद में उस स्थिति में थोड़ा बदला है। ठीक, वो मैं नहीं कुछ पूछूंगा। हमारा हाँ, अंदरूनी प्रॉब्लम था, वो तो था ही। हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैटर में हम लोगों का जो कमियां था, शायद नैरेटिव हमारा गलत था, ये लिए पार्टी में चर्चा हुआ, वो हम आपको बता नहीं सकते। नहीं, वो मैं और जानना किसी भी चाहूंगा। चुनाव में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतता है उससे भी वो शिक्षा लेता है, हार जाते उससे भी शिक्षा लेता है, तो वो शिक्षा हम लोग लिया है। मुझे बस यही जानना था कि कुछ ऐसा था कि नहीं। भयंकर संतरास हुआ उसका बाद। ठीक, तो उससे उबर कर आने में पार्टी को 3 साल समय लगा। ठीक है। आज पार्टी एक जगह पर है, कार्यकर्ता अब वो वाली निकल गलती रहे हैं, नहीं दोहराई जाएगी वो जो वाली 21 में गलती हुई थी। नहीं होगा वो। ठीक है। और निश्चित रूप से अब ये मान के चलिए हाँ। कि तृणमूल कांग्रेस का विदाई निश्चित है। ठीक है। ममता जी को फिर दिल्ली के रास्ते में आप लोग देखेंगे इसमें अच्छा, इसमें दादा एक और था कि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, और जैसे जो नॉर्मल जो दिल्ली में रहते हैं या जो और भी राज्यों के लोग हैं, उधर की राजनीति बंगाल से थोड़ी अलग दिखती है, या मतलब सेम है भी तो उतना उसका अलग प्रेजेंटेशन होता है। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल किलिंग हुई पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में। उसमें अधिकतर कार्यकर्ता भाजपा के ही थे। जैसे एक अभिजीत सरकार का केस था, कुत्ते को काटा, फिर उसने लाइव किया कि मुझे भी ऐसे ही काट डालेंगे। 2021 की 2 मई के बाद 27 दिन के भीतर 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मौत हुआ था, और 27 बीजेपी महिला खुलेआम आकर कैमरा के सामने ये बताया वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। हजारों की तादाद पर कार्यकर्ता अपना गांव छोड़ करके दूसरा प्रदेश में भी चले गए, माइग्रेंट लेबर बन गए। आपका इस दिल्ली प्रदेश जहां बैठे हुए हैं, इस दिल्ली पे जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, आसाम में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, आपको सभी जगह कुछ ना कुछ बीजेपी का कार्यकर्ता मिलेगा जो 2021 का बाद से अपने घर नहीं लौट पाए, जीने के लिए आज मजबूरी में किसी गेस्ट हाउस में काप प्लेट धोने का काम कर रहा है। ये सच स्थिति है, लेकिन ये लोग वापस जाएगा, कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं पाएगा। ये लोग भी आज एकदम ठान लिया है कि इस बार तृणमूल को विदाई निश्चित करना है। अगर इस बार तृणमूल को हम लोग नहीं हरा सके तो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का भीतर का जो स्थिति है वो हमारे आने दिन में वो पश्चिम बंगाल इसमें में हो जाएगा। दो छोटे सवाल थे जिस मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आपके जवाब से भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। एक बहुत बड़ी आलोचना भी हुई केंद्र सरकार की, और जो की जिन लोगों ने, वो पार्टी के ही शुभचिंतक थे, उनका ये कहना था कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये 56-57 कार्यकर्ता मारे गए, जो 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ,
जो हजारों की संख्या में लोग भागे, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने वोट डाला होगा, कम से कम वोटर थे। एक तो जो ये मारे गए और जिनका बलात्कार हुआ, इनके केस चल रहे हैं। उन केसेस को कौन लड़ रहा है? उनको न्याय दिलाने के लिए क्या पार्टी ने कोई स्पेशल सेल टाइप, एक मैं इसमें जोड़ दूं, इसका कारण एक ये भी है कि अभी हाल में मुंबई ब्लास्ट का फैसला आया है जिसमें 19 दोषियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनका केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही थी, और जब मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके देखा तो बहुत सारे ऐसे टेरर एक्यूज लोगों का केस वो लड़ रहे हैं। तो क्या भाजपा भी कुछ ऐसा अपने कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है? लेकिन हमारा जो लॉयर सेल है वो तो लगे हुए इसमें, जो वो लगे हुए भाजपा हैं। कार्यकर्ता के लिए भाजपा खड़ा है। जो गुजर गया उसका परिवार का साथ भी है, और जो ये झेल रहे हैं अत्याचार उसका साथ भी है। ठीक है, फॉल्स केस लगाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का साथ है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि अगर लोग जो बोलते हैं ना ये डर का कारण, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले दिन में बूथ पे नहीं बैठेंगे, ये गलत है। हाँ, बहुत कुछ लोग ये डिमोटिवेशन हुआ था वो कार्यकर्ताओं लोग ये में। भी बोलते हैं जो उस समय कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, ये भी गलत है। नहीं, लोग तो ऐसा- यहाँ तक कहते ऐसा हैं स्थिति कि है, सुनिए, हाँ, ऐसा स्थिति है। हम जिस जगह में चुनाव लड़े थे उस जगह में प्रसेनजीत बोलकर एक लड़का, माँ बाप की एक ही बेटा था वो, उसको रात में मारकर अपने ही उसका जो टेरेस था उसमें टांग दिया गया। तो सुबह जब हमारा पास खबर आया, उसका मेरा घर से उसका घर का दूरी बाई कार ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में नहीं लगे। तो सारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए, बोले दादा आइए चलिए उसके घर पे जाना है। तो तुरंत मेरे पास फोन आना शुरू कर दिया उसी बस्ती का दूसरा कार्यकर्ता से, जी दादा हाथ जोड़कर विनती करता है आपसे एक ही मांग है, आप मत आइए। अच्छा, मत आइए, अब हॉस्पिटल पे जाइए, उसका बॉडी तो हॉस्पिटल में जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, उधर आप जाइए, इधर मत आइए। इधर अगर आप पहुंच गया तो हम लोगों को आपको स्वागत करने के लिए, कि आपका साथ देने के लिए बाहर आना पड़ेगा, तो हमारा एक भी घर नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो ऐसा स्थिति था। माँ एक सोचिए, एकमात्र बेटा चले गए, माँ क्या काम करते हैं? माँ वो जो सत्तू होता है वो बेचता है, रास्ते में खड़ा होगा। और उसका पिताजी प्रसेनजीत का क्या, वो एक पैरालिटिक पेशेंट है, सोए हुए है। तो स्थिति क्या हुआ, उसका माँ एक बूस्टर डोज लेने के लिए लाइन पे जाकर खड़ा हो गया। तो वो किस लिए खड़ा, वो बोल रहे हैं कि हमारा जीने का कोई इच्छा नहीं है, हम मरना चाहते हैं, लेकिन हम मर नहीं सकते, हम जीना चाहते हैं। इसलिए जो मेरा हस्बैंड पड़ा हुआ है, पैरालिटिक है, वो उसको पानी भी नसीब नहीं होगा मरने का समय, तो उसको पानी पिलाकर विदा देने के लिए हम आज ही कितना सिचुएशन है, सोचिए। बहुत हम ये gruesome। बूस्टर डोज लेने के लिए उसको क्या किया तृणमूल कांग्रेस, हम लोग के खिलाफ केस किया, और हम लोग यहाँ आया डोज लेने के लिए, इंजेक्शन लेने के लिए, निकाल, और उसको निकाल दिया गया। तो ऐसा स्थिति में हम लोग को राजनीति करना पड़ रहा है। ठीक, इससे ग्राउंड सिचुएशन काफी अलग है, जो ग्राउंड दूर से सिचुएशन देख के अलग है, लगती और है। पश्चिम पूरा हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उससे पश्चिम बंगाल हटके अलग है। ठीक, हम देखा, बहुत अच्छा लगा, चित्तरंजन पार्क पे चुनाव का दिन गया, घूम रहे थे कैसे चुनाव देखने के लिए, बहुत चित्तरंजन पार्क दिल्ली का, दिल्ली का अच्छा। चित्तरंजन पार्क, बहुत आनंद लगा हमको देखकर। ये चीज, ये एक ही बेंच लगा हुआ है, हाँ, कोई डिवीजन नहीं उसमें 4 चेयर लगा हुआ है, 3 चेयर में एक भाजपा का एजेंट, एक कांग्रेस का, और एक आपका बैठे सपनों हुए की दुनिया। तो ये तो हमारा उधर सपनों की दुनिया है पश्चिम बंगाल में। ठीक, आप देखिएगा, आप जो पत्रकार लोग हैं, जब चुनाव का नतीजा आना शुरू करते हैं, नेल बाइट इन फिनिश भी बहुत जगह होता है, कभी आगे चल रहे, कभी पीछे चल रहे, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा काउंटिंग रैली में। चल रही है। उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं बीच में कोई पत्रकार खड़ा है, हाथ पे बूम लेकर, एक बार इस तरफ कर रहा है, एक बार इस तरफ कर रहा है, इसका बयान क्या। अब ऐसा सीन कभी पश्चिम बंगाल में संभव है नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का दिन इतना नजदीक में कोई खड़ा नहीं होता, वो एक तरफ रहता है, ये एक तरफ रहता है, गैंगवार टाइप चलता है उधर। गैंगवार टाइप। तो ये बना दिया आज तृणमूल कांग्रेस ने। ठीक। इससे छुटकारा चाहिए, समाज को मुक्ति चाहिए।
अच्छा दादा, जैसे जो आपने बंगाल की स्थिति बताई और पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए ममता पूरा वो कर भी रही हैं, अभी एक SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। और चूंकि पीछे बातचीत में भी जो हुआ कि हमारी पार्टी जो है वो इस नीति के समर्थन में नहीं है कि चुनी हुई सरकार को ऐसे बर्खास्त करे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये SIR हो जाता है, वोटर लिस्ट रिवाइज होती है, तो 40 लाख के, अब ये पता नहीं आंकड़ा जो भी है, बट ये मीडिया में चल रहा है कि 40 लाख वोटर जो हैं वो गायब हो जाएंगे। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 17 लाख तो हम लोग आइडेंटिफाई करके जमा अच्छा, आइडेंटिफाई करके कर चुके हैं। TMC जो कई सीटों पे जीती भी थी, जो 2021 में बहुत कम मार्जिन था, अगर वो अच्छा ये 40 लाख अगर गायब हो जाते हैं, उससे ज़्यादा या जो भी, तो TMC का वोट गिरेगा, क्योंकि वही उनका वोटर है, ऑब्वियस, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ममता कह रही है मैं इसको नहीं करने दूंगी। और हमने देखा भी है कि जब बंगाल में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है, जैसे उन पे भी हमले की घटनाएं हुई, CBI के खिलाफ ममता बनर्जी मेरे ख्याल से धरने पे बैठ गई थी। तो क्या आप लोगों को लग रहा है वो SIR करने देंगी? क्योंकि उन्होंने कहा है मैं नहीं करने दूंगी। और अगर नहीं करने देती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं करने देती हैं, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार को सोच सकती है कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंप्लीमेंट नहीं करने दे रही है, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे दिया जाए? तब क्या 356 लगने के कुछ हैं, या उसमें भी पार्टी बर्दाश्त करके कि ठीक है थोड़ा और सहते हैं? हम राष्ट्रपति जी ये सोचेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति जी सोचेंगे, ठीक। राष्ट्रपति जी का सोचने का विषय है। हाँ हाँ, चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो राष्ट्रपति जी तो पार्टी के हिसाब से भी तो थोड़ा सोचते होंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दादा देखो, राजनीति देखिए वो तो होकर रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा, SIR होकर रहेगा। चाहे जितना भी तृणमूल कांग्रेस विरोध करे और मुख्यमंत्री धरना पे भी बैठ जाए, ठीक है, पर होके रहेगा। इसका कारण है ये, जो पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक समुदाय है, हाँ हाँ, और जो नेशनलिस्ट, प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड, शिक्षित मुसलमान है, वो भी चाहते हैं ये हो जाए। ठीक है। आज हमारा जो मुस्लिम माइग्रेंट्स लेबर है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। कारण क्या है? आज MHA से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारे प्रदेश ने अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको ठीक टाइट करना शुरू कर दिया। तो जहां भी बांग्लादेशी देख रहा है, बंगाली देख रहा है, उसका आइडेंटिटी चेक कर रहा है। तो इसका कारण से तो सबका अंदर एक जागरूकता पैदा। अभी उसका जो मुसलमान है वो लोग भी समझ रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद का किसी शेख अनवर का निवाला बांग्लादेश का कोई अमरुल हक छीन रहे हैं, तो क्यों वो होने देंगे? ये जो सारे बांग्लादेशी पकड़ रहे हैं, ये तो बांग्ला से बात करते हैं। तो कौन इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहे हैं? कौन खबर दे रहे हैं? पुलिस को टिप्स कौन दे रहा है? बंगाली दे रहे हैं। ठीक, तो SIR होके रहेगा। SIR तो होके रहेगा। ठीक है। जब आप अध्यक्ष बने पार्टी के, तो आपका एक बयान आया कि घर के बच्चे घर लौटेंगे और घर पर ही उन्हें काम मिलेगा। मतलब जो लोग प्रवासी हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं राज्य छोड़ के। फिर आपने राज्यसभा में हाल ही में सवाल पूछा कि पिछले 14 साल में कितनी कंपनियों ने बंगाल को छोड़ा, जो बंगाल छोड़ के बाहर चली गई। जो डाटा आया है, जो मिनिस्ट्री ने बताया है, वो 6688 6688 कंपनीज जो हैं वो बंगाल छोड़ के गई हैं, जिसमें बहुत सारी जो थी वो लिस्टेड कंपनीज थी, जो शेयर मार्केट वगैरह में भी लिस्टेड होती हैं। 110 लिस्टेड कंपनीज थी। ये इतनी बड़ी संख्या में जो जा रही हैं, उसमें भी TMC का ही रोल है, ये गुंडागर्दी वगैरह का? देखिए, पहला बात तो ये निवेश नहीं आ रहा है। अच्छा, निवेश भी नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज यही है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, हाँ, जो निवेश है वो भी जा रहा है, जो निवेशक था वो भी जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल इज नो मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट। लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट। बीच में रोक रहा हूँ, बीच में मैं ये सवाल जो पूछा उसका कारण है कि जो लेफ्ट भी इंडस्ट्री प्रो नहीं मानी जाती, तो जो बंगाल का जो ये पतन हुआ, इंडस्ट्रियल ये सब बर्बादी जो हुई, वो लेफ्ट ने जो की, और फिर बाद में फाइनल नेल इन द कॉफिन जो TMC कर रही है। मैं इसकी कहानी थोड़ी आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, एक समय था, उस समय कांग्रेस भी स्टेप मदरली एटीट्यूड लेकर चला था बंगाल को लेकर। कब की बात है ये 80s का बात। अच्छा, 80s का, जब लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया था। और बंगाल से
ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत दिन से चालू हो गया। एक तो मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म एक था, बिल्कुल। दूसरा बात ये था सीपीआईएम का जो राजनीति वो प्रो इंडस्ट्री नहीं था। हाँ, वो एंटी इंडस्ट्री थे। एक तो ये विषय था, लेकिन इंडस्ट्री आने के लिए दो शर्त होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर सारे किसी भी जगह पे जाइएगा आप, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको एक्सटॉर्शन चालू हो जाएगा, ये तो कोई नहीं मानेंगे। बिल्कुल। दूसरा होता है किसी भी सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पश्चिम बंगाल का जो लैंड है वो फर्टाइल है, ठीक है, एंड 82% ऑफ द फर्टाइल लैंड इज ओन्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स बिकॉज ऑफ द बोरगा ऑपरेशन। ठीक है। छोटा छोटा हिस्से में जमीन बन गया। सत्ता में आने का तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दिया जो उन्होंने 1 स्क्वायर फीट जमीन भी एक्वायर नहीं करेंगे। अगर किसी को इंडस्ट्री लगाना है तो उसको डायरेक्ट किसानों से जाकर जमीन खरीदना है। बहुत कठिन संभव है। बहुत कठिन आपको 500 एकड़ एक चाहिए, 1000 किसानों से जाके बात करें अब, तो 1000 किसान का दरवाजा आप नहीं खटखटा सके, तो ये तो संभव नहीं था। बिल्कुल। तो इसका लैंड पॉलिसी एक कारण था। दूसरा जुडिशियरी, लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट। आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है टोटल पॉलिटिसाइज्ड है। अगर किसी ने आपको जबरदस्ती, आप फैक्ट्री बैठाने गया, किसी ने पैसा मांगा तो आपसे जबरदस्ती शुरू किया, तो आप पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस रजिस्टर भी अगर कर लिया, तो जब जुडिशरी में जाएगा, लोअर जुडिशरी में जब पहुंचेगा तो न्यायाधीश जब ऊपर बैठ रहेगा, नीचे 100 आदमी घुस जाएगा, तो वो डर के मारे ही फैसला नहीं होगा। उसको वो तो डर में है, देयर अंडर थ्रेट। तो खुले दक्षिण 24 परगना एक जज ने बताया कि एक पॉस्को का केस था, हमने थोड़ा राय दिया और उसका खिलाफ ये लोग ऐसा शुरू कर दिया जब मैं और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं हूँ, तो न्याय भी नहीं मिलता लोगों को, तो लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो क्यों इधर निवेश आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा ये मांग है, हमारा ये रिक्वेस्ट है सारे निवेशकों के पास, या आपका कैपिटल है, आप किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, ये आपका रुचि है, ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, हम उसमें क्यों हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन 1 साल का इंतजार करिए। 1 साल का अब हमको एक नया पश्चिम बंगाल देंगे। देखिए, हमारा पास समुंदर है, हमारा नदी है, हमारा मेरिट है, हमारा रुपया है, हमारा टोपोग्राफिकल एडवांटेज है, हमारा मिनरल है, हमारा जमीन का नीचे तेल है, हमारा रेयर अर्थ मिनरल है बंगाल में पुरुलिया में पाए गए, तो इतना सारे चीज हमारा पास है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो उसको तो बिल्कुल एकदम 50 की 10 वो जो स्थिति था उसमें लौटना है उसी जगह में। देखिए, जब स्वतंत्र ब्रिटिश आने का पहले हमारा जो प्रोविंस था 30 का ऊपर था टोटल कंट्रीब्यूशन पूरा, अगर भारत के हिसाब में अनडिवाइडेड इंडिया का हिसाब लगा दिए। ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश जब जा रहे थे तब कंट्रीब्यूशन था, आज का जो पश्चिम बंगाल है उसका 27%, ठीक, आज 8% में चले आए, मतलब 1/3 हो गया है। एक समय बंगाल का लोग तो मछली और चावल छोड़कर जीवित नहीं रह सकते। तो बंगाली का कैसा स्थिति है अभी जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जिसको राइस बोल ऑफ इंडिया माने जाते थे, सबसे ज्यादा चावल तो बंगाल में ही होता था ना, आज की डेट में वो हमारा नंबर 3 में आ गया। तो सारे चीजों में हम लोग नीचे जा रहे हैं। जिसका बस थोड़ी सी पैसा हो, उसका पिता माता अभी 12 क्लास हो जाने के बाद ही सोच रहा है हमारा बेटे को बाहर भेज दो। ठीक, तो एक्सोडस जो हो रहे हैं ये सिर्फ निवेशों का नहीं हो रहा है, ये भविष्य के सपनों का भी हो रहा है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि भाई 1 साल इंतजार करें और फिर इसको ठीक कर देंगे, और हम लोग यहाँ बनाएंगे और घर का बेटा घर में ही घर का रोटी खाएंगे। इसमें ज़्यादा पर एक समस्या ये है कि जो लेफ्ट है, जो कांग्रेस सपोर्टर्स भी हैं, ये सब भी भाजपा को हराने के लिए टीएमसी को वोट डाल देता है, ऐसा माना जाता है।
एक हम देखते हैं कि भारत में जो वोटिंग होती है, एक तबका तो नेगेटिव वोटिंग करता है कि जो पार्टी भाजपा को हरा सके मुझे उसको वोट देना है। दूसरा लेफ्ट और कांग्रेस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इस चुनौती को आप लोग कैसे पार पाने की सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो चुनौती के भीतर से आगे बढ़ा। एक जमाना ऐसा था जब कांग्रेस स्लोगन देते थे, वोट उसी को दो जो 5 साल सत्ता में रह सके। जनता एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। हाँ हाँ। वन हु कैन गवर्न। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह में पार्टी ऑफिस भी कांग्रेस का था और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ, वो भी था। उस समय हम लोग जो विपक्ष में थे, हम लोग समझौता करते थे कांग्रेस को 1:1 इस लड़ाई में लाने के लिए हम लोग इकट्ठा हो जाते। आज हमारा खिलाफ भी लोग सब इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमारा एक राजनीतिक जीत है। ठीक है। हम लोगों को छोड़कर कुछ नहीं होने वाला है। और हमारा पश्चिम बंगाल की जनता से हम लोग भी बदलाव के लिए बोलेंगे। हम लोग बोल रहे हैं और जनता तैयार भी है। उसी का साथ साथ तो कांग्रेस, सीपीआईएम, इवन तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, जो इसका सत्ता की रस नहीं पिया अभी तक, जो सीपीएम को हटाने के लिए तृणमूल का साथ दिया था, हम सबसे यही बोल रहे हैं कि भैया आपका झंडा जो भी हो, वोट आपका विश्वास जो हो वो दिल का भीतर रखिए। ठीक। कुछ दिन के लिए 8 महीना तक उसका भीतर रखिए, आपका हृदय में रखिए, आपका मस्तिष्क में रखिए, लेकिन हाथ का ऊपर मत रखिए। इस बार तो ममता जी का सरकार को विसर्जन दे देंगे। अभी देखिए कालीघाट का माँ काली जो है ना, वो भी तृणमूल कांग्रेस का फाइल नहीं ले रहे हैं। अच्छा। काली कलकत्ते वाली तो काली में के शहर है और एकदम ममता जी तो उसका एकदम नियरेस्ट नेबर है कालीघाट। तो माँ काली रात सब सपने में बोल दिया। अच्छा। ये भैया इस बार हमारा कुछ करना नहीं है, हम तो इस बार नहीं बचा सकते। ठीक। तो वो पहुंच गए पुरी में क्या झमेला हुआ मालूम नहीं है। पुरी का मंदिर भी बनाया। अभी पुरी को लेके आए जगन्नाथ हाँ बनाया, जो मंदिर बनाया तो जनता की पैसों से मंदिर बन गया। इस पे भी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होगा? क्या था ये कंट्रोवर्सी, थोड़ा बताएं। कोई सरकार मंदिर मस्जिद तो बना नहीं सकते सरकार की पैसों से। अच्छा, उसमें क्या किया, जगन्नाथ कल्चरल सेंटर वो एक कानूनी उससे बचने के लिए जगन्नाथ कल्चरल सेंटर हो गया। हिटको ने पैसा दिया, सरकारी पैसा, 200 करोड़ रुपया खर्चा करके मंदिर बना। बनने के बाद वो बोल दिया ये भी जगन्नाथ धाम है। तो जगन्नाथ भी जो कंफ्यूज हो गया, जब हम कहाँ जाएंगे, पुरी में जाएंगे या दीघा में जाएंगे, बीच में समुंदर है। तो कंफ्यूजन दूर करके जगन्नाथ ने बोले नहीं ठीक है, हम पुरी ठीक है। अब नहीं, हम अभी कुछ दिन के लिए हम पुरी में तो है, हमारा सब कुछ है, थोड़ा हमारा शरीर यहाँ भी लेके आए, या हम साक्षी रहे इस सरकार परिवर्तन का। ये हमको साक्षी रख कर ही पश्चिम बंगाल की जनता की द्वारा इसका विसर्जन समुंदर में हो जाए। ठीक। एक दादा, ऐसा भी क्या कभी लगता है पार्टी को या आप लोगों को कि जैसे ममता बनर्जी एक महिला फेस हैं और पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन या आइडेंटिटी जो भी कहें, तो ऐसा होता है कि काउंटर के लिए कोई महिला चेहरा होती, ऐसा डेवलप करना चाहिए था पार्टी को? ममता बनर्जी का काउंटर जैसे माँ माटी मानुस वाला जो उनका चलता है, तो उसका कुछ ऐसा? माँ का हालत तो अब देख ही रहा है बंगाल में क्या हो रहा है। संदेश खाली तो आपने देख लिया, अर्जी कौर तो आपने देख लिया, सारे जगह में रोज का घटना आपका सामने है। माटी जो है वो अभी तो धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठिया दखल कर छीनते जा रहे हैं, और मानुस मारा जा रहा है, भाग रहा है, उसका रोजी रोटी छीन लिया। जो टीचर था उसका नौकरी जा रहा है। ठीक है। जो आपने मेरिट से नौकरी मिला, जो उसका भी नौकरी खो करके वो रास्ते पे आ गया। कारण क्या है? वो कुछ चोर को बचाना चाहता है, जो नौकरी बेचा था, जो खरीदा था। इस भ्रष्टाचार को ऊपर चादर चढ़ाने के लिए वो इन लोगों को बलि चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा जनता जानता है कि फेस कुछ बात नहीं है, जिस फेस को लोग नकार चुके हैं। ठीक है। हाँ, फेस नकारने के लिए वोटिंग होगी अब। वो अभी वोटिंग होगी, वो फेस का बदलाव चाहते हैं, चाहे जो भी हो। ठीक है। वो उससे मैटर नहीं करता, उसको मैटर, किसी को फेशियल करने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को ब्लीच करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चेहरा काला हो या गोरा हो सब चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक दादा, कुछ टॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी, सरबंती चटर्जी, रूपांजना मित्रा वगैरह, 2021 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब ये शिफ्टिंग लॉयल्टीज हो चुका है, छोड़ चुकी हैं, छोड़ रही हैं। Will this hurt? नहीं,
छोड़ नहीं है ये लोगों को। हम लोग लिया था उस समय, सोचा था हम लोग 2021 में समाज के सभी वर्गों के लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो अभी तो कुछ ठीक था लेसन कि सीखा भूल था, इससे? उससे हम लोग कोई शिक्षा लिया है। अभी जो जिस जगह में जाकर आनंद में रहे, ये तो कुछ शिक्षा ली छोटे से। ये तो छोटे दिन की ठीक। जिंदगी है ना, ठीक बहुत है। कम समय है। तो जो जिस जगह में जाकर आनंद में रहे। बस हम अंत की तरफ हैं। 2 सवाल हैं। एक तो दादा आपसे भी जुड़ा हुआ है, जब आप बने अध्यक्ष, अभी मैंने कुछ समय पहले ही अखबार में पढ़ा, एक बंगाल के बारे में ऐसा परसेप्शन है कि जो भद्रलोक है, भद्रलोक हार्डकोर और जो एकदम उसको कहें रॉ पॉलिटिक्स होती है, उसको पसंद नहीं करता। बेशक वो वोट दे देगा जिसको देना है, मतलब उसका होता है कि रक्तपात हो रहा है, वो करो पर बोलो नहीं, ऐसे टाइप्स का। इसीलिए भाजपा में काफी चेहरों को भद्रलोक जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप तो स्वयं भद्रलोक हैं, मतलब आपके टाइटल में तो है, बेशक आप लोग इसको जाति को माने नहीं माने, साथ में आप एकेडमिक भी हैं, मतलब चीज़ों को पढ़ते भी काफ़ी हैं। आपने भी अपने भाषणों में एक एसिमिलेटिव टोन भी रखनी शुरू की है, या मतलब आप शुरू से रखते आए हो, मैंने सारे भाषण नहीं सुने बट कुछ ऐसा मुझे लगा। तो क्या अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ग्रेटर कोलकाता है उसमें जो भाजपा को भद्रलोक का वोट भी मिलेगा? ऐसे भद्रलोक और छोटा लोग बोलकर तो कोई चीज नहीं है। नहीं, पर ये एग्जिस्ट तो करता है ये ग्राउंड पे। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये परसेप्शन बनाया गया। भद्रलोक एग्जिस्ट नहीं करता ग्राउंड पे। ग्राउंड पे भद्रलोक बोल करके आप तो जनता को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट। नहीं, जनता ने डिवाइड कर रखा हो खुद को। अगर जनता ने डिवाइड नहीं किया। अच्छा, वो किसी को आप सबल्टन्स बोलेंगे, किसी को जेंटलमैन बोलेंगे, ऐसे चलेंगे नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है एक राइज ऑफ लुम्पेन प्रोलेटारियट्स, राइज ऑफ लुम्पेन प्रोलेटारियट्स, ठीक है, ये हुआ है पश्चिम बंगाल में तृणमूल के जमाने में, और उसका साथ साथ एक लुम्पेन कैपिटल जनरेट किया। उसका लाभ 1% लोगों को मिला, जिसका कोई संस्कार नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उसका रूल है चल रहा है, वही लोग नीचे छाए हुए हैं पूरा। तो इससे जनता मुक्ति चाहते हैं। ठीक है। जो किसान खेत में काम कर रहे हैं, जो महिला किसी का घर पे साई का काम, इस बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, वो भी ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और जिसका बेटा डॉक्टर है वो भी ये महसूस कर रहा है। मतलब ये क्रॉस क्लास कास्ट। और पश्चिम बंगाल में तो जातिवाद है नहीं, कोई आपका कौन सा जाति है वो तो कोई आपसे नहीं पूछेंगे। एक जमाना था वहाँ भी अनटचेबिलिटी था। स्वामी विवेकानंद का जो सम्मान देने का जब बात हुआ था, उस समय कोई लोग तैयार ही नहीं था। बोले क्यों हमको उसको सन्यासी मानेंगे, वो तो लाला है, ब्राह्मण तो है नहीं। तो बाद में उत्तरपाड़ा का राजा, उन्होंने राजी हुआ, ठीक है हम जाएंगे, हम अध्यक्षता करेंगे उस सभा में, लेकिन हम उसको स्वामी विवेकानंद नहीं बोलेंगे। अच्छा। आई विल एड्रेस हिम एज ब्रदर विवेकानंद। और उस समय जो नेशनलिस्ट पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, विवेकानंद जी गुजर जाने का बाद वेरी नेक्स्ट डे जो न्यूज़ पब्लिश हुआ था, उसमें लाइन था क्या, द मीट ईटिंग सन्यासी ऑफ बेलूर मठ डाइड। तो एक समय पश्चिम बंगाल की समाज भी ऐसा था, लेकिन आज बहुत सारे घटना के कारण हम उस जगह से निकल कर चले आए। हमारा वहाँ जो है वो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है, जाति लेकर कोई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी है, काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी which is not expected, which is not desirable in a civilized but society. it exists. It has existed for last 50, 60, 70 years. We want to banish it. We want to finish it. Okay. That is our motto. Last question. ये 2 क्वेश्चन आपस में ही जुड़ जाएंगे, आपको जवाब देना होगा तो आप दीजिएगा, नहीं आप फ्री हैं, इसको नहीं भी दे सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। बट मेरा वो था कि मैं आपसे पूछ लूँ। एक दादा, बंगाल के बारे में जब भी बात चलती है तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भी जो विशेष तौर पे गर्म दल था, उसका जन्मदाता बंगाल की भूमि थी। अनुशीलन समिति बनी, क्रांतिकारियों की, मतलब अमित शाह जी मेरे ख्याल से 100 से अधिक क्रांतिकारियों की लिस्ट ऐसे बता चुके हैं। हमने ये जो थोड़ा बहुत जाना है कि उस जमाने में बंगाल से ऐसे क्रांतिकारी निकलते थे जो वायसराय के ऊपर बम मार देते थे। यहाँ दिल्ली में हुआ है घटना। उसी बंगाल में संदेश खाली में एक महिला, मतलब महिलाओं का जो बलात्कार हो रहा है, या जो आपने उस महिला का बताया कि जिसकी बच्चियां, मुस्लिम का जो बताया कि जो बच्चियां पानी में कूद गईं, ये जो भी हो रही हैं चीज़ें,
एक ऐसा भी देखने में लगता है कि बंगाल का वो जो मर्द था, वो मैन जो था, वो क्या विलुप्त हो रहा है? पहला तो ये। दूसरा, इसी में, ये पहले इसको बता दीजिए, फिर इसी का ऐड वाला पार्ट में जोड़ लूंगा। हम तो इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। पूरा विलुप्त हो गया, मानता नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन घटा कुछ है, तो घटा तो घटा है। है। ठीक, घटा तो है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल, घटने का बहुत सारे कारण है इसका। हाँ हाँ, वो कारण है, मतलब ठीक है, तो हाँ, कारण अब जब थोड़ा बहुत घटा है। ये मैंने घटने का इसलिए कारण राजनीति भी है, घटने मैंने का कारण जो बदलते हुए दुनिया वो भी है, घटने का कारण कंज्यूमरिज्म है, घटने का कारण ग्लोबलाइजेशन है। मैंने तो राइट नाउ अभी जो है नया पीढ़ी ना, अभी जैसे गूगल अंकल आ गया, सब कुछ उसमें अब तो एआई चाचा भी आ गए। अभी है, ये चाचा भी आ जाएगा। हाँ, अभी ये ले करके ना इसका एवरीवन वांट्स टू लिव इन स्टाइल। हाँ। अभी कोई पुराना भी जाना नहीं समझ चाहते, गया। लेकिन ये भी है एक हमारा, ये जैसे कुछ लोग ये मानव सभ्यता का एक स्वाप बोलकर मानते हैं ये इंटरनेट को। हाँ हाँ, ये भी सही है, जिसका कारण ये गूगल अंकल का कारण, एआई चचा का कारण, ये जो नया पीढ़ी है, जो इतिहास बदल दिया गया। जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि सारे समस्या का जड़ एक ही जगह है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो जानबूझकर भारत के इतिहास का साथ जो छेड़खानी हुआ है, इसको हमने बदलना चाहते हैं। अगर आप हमको जो प्रश्न आप हमको नहीं पूछा, हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप हमको पूछे कि आपका इच्छा क्या है, मान लीजिए 15 मिनट तुम्हारा हाथ में समय है, 15 दिन तुम जीवित रहोगे, क्या देखना चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या होता है फांसी का पहले, बोलता है ना, तो हम बोलेंगे कि भारत के इतिहास की पुनर्लेखन, भारत के इतिहास की पुनर्लेखन एवं भारत के इतिहास के पुनर्लेखन। तो सरकार ने शुरू भी कर दिया, अभी एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है। लास्ट आपको छोड़ने से पहले, आप कहोगे कई बार लास्ट बोला, छोड़ नहीं रहा है। अंतिम सवाल दादा, एक ये कहा जाता है कि बंगाल इंटेलेक्चुअली बहुत फर्टाइल था, है। एक ज़माने में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। विश्व बांग्ला भी चला। एक हम डिबेट चलती है, जैसे अभी बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर और कौन से वो सत्यजीत रे के घर का भी जो इशू चल रहा है, शेख हसीना वाले प्रकरण के बाद भी जो वहाँ से हिंदुओं का हुआ, जब हमने देखा बीएसएफ वाले ही थे जो उस हिंदुओं को कह रहे थे कि आप लोग नहीं आ सकते, चले जाइए, ये जो सारी चीज़ें हुई, एक डिबेट चलती है बंगाल के, कम से कम एक जो सो कॉल्ड छोटा सा ही हो बट जो डोमिनेंट एलीट सर्कल है, कि लैंग्वेज हमारा जो है वो सबसे बड़ा प्राइड है, रिलीजन भी उसके बाद आता है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपने बंगाल को इतना, आप जिए हैं बंगाल में, आपका सब कुछ है, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली, बंटवारा, 1971 में जो परसिक्यूशन हुआ, उसके बाद जो कांस्टेंट चला, शेख हसीना वाले प्रकरण में अभी जो हुआ, और अभी भी जो हो रहा है, एट प्रेजेंट भी हो रहा होगा, जो वीडियोज़ और ये सब न्यूज़ आ रही हैं, ये सब करने वाले, वो हत्यारे, वो बलात्कारी, ये सब भी तो बांग्ला भाषा बोलने वाले ही हैं, उनका रिलीजन जो भी है। ये बंगाल के लोग इस चीज़ को क्या कभी समझ पाएंगे कि लैंग्वेज से ऊपर भी कुछ होता है, या ये हमारे को लैंग्वेज से ऊपर कुछ नहीं है, बेशक हम मर जाएं इसी में चले जाएंगे? अगर लैंग्वेज पे सब कुछ हो जाता, जो लैंग्वेज पर नाम पर जो देश का जन्म लिया, पाकिस्तान, रिलीजन पे हुआ वो तो, हाँ, एक तो रिलीजन पे बांग्लादेश तो हुआ लैंग्वेज का नाम पर। तो आज क्या है स्थिति? आज जो लोग रेडिकलिस्ट हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ मिसेस गांधी जिन्होंने बांग्लादेश का जन्म दिया, उसका नाम पर जो वहाँ लाइब्रेरी था, 70,000 किताबें थे, जलाकर राख खरीद दिया उसको, सारे मंदिर टूट रहा है। ठीक है, जो लोग सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी को जलाया था, जो लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को जलाया था, जो लाखों की तादाद पर हिंदू पंडितों को घर पे आग लगाया था, वही लोग ये इंदिरा गांधी का लाइब्रेरी तोड़ा, वही लोग मुर्शिदाबाद में आकर, वही मानसिकता, मुर्शिदाबाद में बच्चों का किताब को जला दिया, वही लोग महेशतला में आपका तुलसी का जो पेड़ है उसको तोड़ फोड़ किया। तो ये तो अभी जनता देख रहे हैं, और इसी का ऊपर तो जनता को सोचना है। ये एक सोच है, ये एक फंडामेंटल फैनेटिक इस्लामिक फैसिज्म है, इसको रोकना है। इट्स अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट्स अ कर्स टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट्स अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, किल इट बिफोर इट किल्स यू। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपसे जो जो सवाल हमने सोचे थे वो पूछे।
और हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मैंने ये सवाल लास्ट के 2 इसलिए भी पूछे कि जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला कि हमको 8 महीना इंडस्ट्री वाले रुक जाएं बंगाल में, साल भर बाद हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो मेरा बस यही कंसर्न था कि जो अब नए डॉक्टर बनेंगे समाज के, क्या उन्हें बीमारी के बारे में पता है कि नहीं। और मैं निराश नहीं हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं बंगाल आया था, फिर मैं आऊँगा भी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं परेशान अब करता चुनाव का रहूँगा। पहले आए, चुनाव का समय आए, हाँ, और चुनाव फल घोषित हो जाने का बाद आए। 3 महीना बाद आए। ठीक है, ये हाथ जोड़कर आपसे मेरा प्रार्थना है। ठीक है दादा, रसगुल्ला साथ ही खाएंगे। जय श्री राम।